सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, इसमें से अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को सही से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं सभी को अच्छे से समझाते हुए चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात यहाँ पर हो रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस संरचना की बात की गई थी? आपको पता है कि 10th के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो ये संरचना बताई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा 10 + 2 + 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? सर्वोदय विद्यालय, व्यावहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया कि इसे ब्लैक बोर्ड नाम क्यों दिया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 टीचर, 2 कमरे और 1 बरामदा स्कूल में होना चाहिए। और न्यूनतम शिक्षण सामग्री का मतलब है पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, गणित किट, विज्ञान किट, इसके अलावा स्कूल में चार्ट, ये सभी चीजें होनी चाहिए। ग्लोब जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों की पढ़ाई में। तो न्यूनतम सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बना था, आपको पता है। तो ये 1987 और 1988 में इसने कार्य करना भी शुरू कर दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही डाइट का भी निर्माण हुआ, यानी कि डाइट की भी स्थापना की गई। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का? आपको पता है कि जो स्कूल चलो अभियान है, ये सर्व शिक्षा अभियान का ही क्या है? एक पार्ट है। और स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब से स्टार्ट हुआ था? 2004 से, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेल कूद कराना या फिर परीक्षा कराना? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक ही उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना उन छात्राओं के लिए है जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं जाता, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहाँ पर उन लड़कियों को मौका मिलता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से आती हैं। इसके अलावा ऐसे ब्लॉक जहां पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि पिछड़े हुए ब्लॉक आप कह सकते हैं। तो इन सभी में लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रख करके ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाए गए, यानी कि लड़कियां वहां पर रहेंगी भी, वहां पर पढ़ेंगी भी, खाने पीने हर चीज की सुविधा उनको वहां पे मिलेगी। तो ये संबंधित है लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा से। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है या फिर प्राथमिक बालिका शिक्षा से? तो आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में लड़कियां ही पढ़ती हैं, बालिकाएं ही पढ़ती हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप सही मत लगा के आ जाइएगा। ऑप्शन अ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, लेकिन किससे? प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही होगा। और आपको पता है कक्षा 6, 7, 8 की ही शिक्षा मिलती है, यानी कि 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की बालिकाएं पढ़ती हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो आप याद रखिएगा, इनकी उम्र भी याद रखिएगा और इनके क्लास भी याद रखिएगा, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है,
प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही बस्ते का बोझ कम करने की बात की थी कि जो बच्चे हैं उन पर बस्ते का बोझ बहुत पड़ रहा है, पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो पढ़ाई का बर्डन कैसे कम किया जाए, बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए, सबसे पहले इस पर बात की थी यशपाल समिति ने, खुल करके बात की थी। और यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने किया था 1992 में, और इसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये मार्च 1992 में, और इन्होंने 1993 में अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज, विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा छन छन करके जन साधारण तक, यानी कि समाज के साधारण लोगों तक पहुंचे, सामान्य लोगों तक पहुंचे। तो ये नीति किसकी थी? ये नीति थी लॉर्ड मैकाले की, जिसको वुड के घोषणा पत्र में पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। क्यों खारिज कर दिया गया था? क्योंकि ये बिल्कुल गलत है कि केवल समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को बहुत सा ज्ञान दिया जाए और वह ज्ञान छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। तो इसीलिए इसे छननीकरण का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि निस्यंदन का सिद्धांत या छननीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया था 1835 में। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक या फिर सब पढ़ाए सब? तो एक पढ़ाए एक, यही था संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब की गई थी? मैंने अभी आपको बताया है पीछे क्वेश्चंस में कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों, मिड डे मील योजना या फिर पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, आप इस तरीके से याद रखिए, 15 अगस्त डेट याद रखिए, और सन क्या था? 1995 था। तो उस टाइम पर बच्चों को, आपको पता है कि राशन मिलता था। जिन बच्चों की उपस्थिति 80% से अधिक होती थी क्लास में, उन बच्चों को चावल या गेहूं पोषाहार वितरण योजना के अंतर्गत मिलता था। तब इसका नाम मिड डे मील योजना नहीं था जब ये प्रारंभ हुई थी, इसका नाम पोषाहार वितरण योजना था। तो अगर एग्जाम में पोषाहार वितरण योजना कब प्रारंभ हुई पूछता है तो भी आंसर यही है, 15 अगस्त 1995। और अगर मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना पूछता है तो भी राइट आंसर यही है, 15 अगस्त 1995। अब इसमें नया क्या है? नया, जब ये पूछेगा स्कूल में पका पकाया भोजन बच्चों को कब से मिलना शुरू हुआ, तब आपको राइट आंसर लगाना है 1 सितंबर 2004 से। 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका पकाया भोजन मिलना शुरू हुआ था। लेकिन अगर ये पूछता है कि ये योजना शुरू कब हुई थी, सरकार ने शुरू कब किया था पोषाहार वितरण योजना या मध्याह्न भोजन योजना, तो 15 अगस्त 1995 को। ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखिए 2 सन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या इलाहाबाद में? राइट आंसर है ऑप्शन सा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? आपको अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो प्राथमिक शिक्षा है इसे बच्चों का मौलिक अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 21 का में या अनुच्छेद 21A में, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। और अगर धारा पूछेगा तो धारा 45 में, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्त करना या पढ़ाई को रटंत पद्धति से मुक्त करना, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इन सभी की बात की गई थी। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रोफेसर यशपाल जी ही बनाए गए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग कौन देता है? तो सर्व शिक्षा अभियान को जितने भी अभियान चलाए जाते हैं, चाहे वो संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, चाहे वो योजना ही हो मिड डे मील योजना, इन सभी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, देश में संविधान कब लागू किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो मौलिक अधिकार के रूप में पूरे देश में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना ही क्या है? शिक्षा को निश्चित स्तर तक समाज के सभी लोगों तक अगर कोई चीज पहुंचती है तो उसका होता है सार्वभौमिकरण, यानी कि कोई भी ऐसा तबका ना रहे जो बच जाए। तो जो अनिवार्य एवं निःशुल्क बालकों की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क है और अनिवार्य है, तो ये समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सभी बालकों के लिए है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का क्या उद्देश्य है? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन? तो राइट आंसर है ऑप्शन द शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ करने की योजना है? मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना या शिक्षा गारंटी योजना? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। आपको अच्छे से पता है कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना ही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। आपको मैंने समझाया भी है कि दोस्तों एक कमरा तब तक क्लास नहीं बनता है जब तक उसमें एक ब्लैक बोर्ड ना लगा दिया जाए। जब उस कमरे में एक ब्लैक बोर्ड आ गया तब वो कमरा नहीं रह गया, कमरा क्या बन गया? क्लास बन गया। तो इस तरीके से अगर एक कमरे में सिर्फ आपने एक ब्लैक बोर्ड ला करके लगा दिया तो वो कमरा क्लासरूम बन जाता है। तो इसीलिए इस योजना का नाम ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया कि कम से कम न्यूनतम सुविधाएं क्लास में मौजूद हो। आपको पता है कि अगर क्लास में ब्लैक बोर्ड है तो बच्चे नीचे जमीन पर चटाई बिछा करके भी पढ़ाई करते हैं, आपको पता है। तो इस तरीके से न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का मतलब है कि कितनी कम से कम सुविधाओं में बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले, तो इसीलिए इसे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14% या फिर 60%? राइट आंसर है ऑप्शन सा 14%। कहीं कहीं आपको 12% भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 14% दिया है ऑप्शन में तो देखिए 12 नहीं दिया, अगर 12 दिया रहेगा तो 14 नहीं दिया रहेगा, इसीलिए ये दोनों ही सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या फिर मानसिक अभ्यास से? राइट आंसर है ऑप्शन सा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बालकों के लिए निःशुल्क है। तो यहाँ पर 1 से 8 तक में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या उपयुक्त सभी वर्गों के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए यह बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? अभी मैंने बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के सभी योजनाओं का संचालन करती हैं। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा? आपको पता है अगर एग्जाम में पूछता है कि बेसिक शिक्षा के जनक कौन है तो आपको आंसर क्या देना है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात कब की थी? उन्होंने इस प्रस्ताव कब रखा था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना था? 1952 में बना था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और दौलत सिंह कोठारी समिति 1964-1966 में बनी। और डॉक्टर यशपाल समिति आपको पता है 1992 में, और डॉक्टर राधाकृष्णन 1948 में। ये सभी सन अच्छे से मैंने एक ही वीडियो में आपका ये पूरा पेपर खत्म किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, 1 घंटे से कम का वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका हर एक
टॉपिक समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पेपर का। अगर जिन भी प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा, वैसे मुझे पता है मैक्सिमम प्रशिक्षुओं ने देखा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर देना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, यानी कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इन्हें यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ह्रास की समस्या से आशय है। ह्रास या अवरोधन बहुत बार मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। ह्रास का मतलब बच्चा स्कूल छोड़ करके चला गया, बीच में ही स्कूल छोड़ के चला गया, और अवरोधन का मतलब वो एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जा रहा है। एक कक्षा से अगर 2 में है तो 2 से 3 में वो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ह्रास की समस्या से आशय है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, इसी को ही हम कहते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। 2016 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पटेल एक्ट संबंधित है। दोस्तों जो पटेल एक्ट है यह संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक, परिमाणात्मक वृद्धि से। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठचर्या संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठचर्या के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है, वह निहित है कि पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि पाठ्यक्रम के कुछ उप विषय जो हैं उनको रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि उन्हें जो बच्चे रटते हैं रटना ना पड़े, इस तरीके से पाठ्यक्रम को बनाया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में इसकी भी बात की गई है कि विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत की बात की गई, तो सिद्धांत यही है कि पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त कर देना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ब है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1911 या फिर 20 अप्रैल 1910। राइट आंसर है ऑप्शन सा 16 मार्च 1911 को। क्वेश्चन नंबर 33, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा आयोग 1966 के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको अच्छे से पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, श्री DS कोठारी। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के। इसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में। 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, संचालित की गई थी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में 2004 से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कहाँ की गई, यानी कि वहां पर सभी लोग साक्षर पाए गए। किस राज्य की बात हुई। केरल। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है मैंने बता दिया है आप लोगों को। इसका भी आंसर 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है वो पूर्व प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक से पहले जैसे बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है उसे ही हम कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है।
महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर या फिर एम.के. सिन्हा? राइट आंसर है ऑप्शन सा बीजी खेर को छोड़ करके बाकी सभी लोग बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। पोषाहार वितरण योजना बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, यानी कि बच्चे स्कूल में रुके इसीलिए शुरू ही की गई थी। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, इसीलिए बच्चों को पोषाहार वितरण योजना मिलता था। या मिड डे मील योजना, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना। अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय और ह्रास एक ही चीज होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ह्रास और अपव्यय एक ही चीज है और अवरोधन अलग है। तो ह्रास या अपव्यय का मतलब बच्चा स्कूल बीच में छोड़ के चला गया, और अवरोधन का मतलब बच्चा एक ही क्लास में बार बार पढ़ रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पर है कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो बच्चों को अगर अच्छा भोजन मिलेगा, आप खुद सोचिए, बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन अगर मिलेगा तो उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होंगे, तो कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप सही नहीं लगा सकते हो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका उद्देश्य ना हो, क्योंकि सभी क्या है, उद्देश्य है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कुपोषण की समस्या को दूर करना लगा देते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है अगर बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा तो कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। लेकिन यहाँ पर सारे आंसर सही हैं, तो यहाँ पर हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पोषाहार वितरण योजना का इसमें से सभी उद्देश्य ही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कहाँ किया गया था, या 1901 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 में। 1976 में दिया गया, यानी कि समवर्ती सूची का मतलब है ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत 1988 में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? 5 अक्टूबर 1993 को, 20 जनवरी 1995 से, 31 नवंबर 2000 से, या फिर 17 मई 1993 से। दोस्तों राइट आंसर है 17 मई 1993 से, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? आपको पता है क्या कहलाता है? बच्चे का ह्रास हो जाना या अपव्यय हो जाना, व्यय, यानी कि ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आ है राममूर्ति, ऑप्शन बा है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सा है डी.एस. कोठारी और ऑप्शन द है श्री यू.एन. ढेबर। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द श्री यू.एन. ढेबर। यू.एन. ढेबर समिति बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति? राइट आंसर है दोस्तों दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि से शिक्षा उन बच्चों को प्रदान की जाती है जो देख नहीं पाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1965-66, 1997-98, 1990-91 या फिर सन 2000 में? राइट आंसर है ऑप्शन बा 1997-98 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले किसका ध्यान गया, या ह्रास व अवरोधन पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? हर्टांग समिति का, जो कि 1929 में बनी थी। इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है? आपको अच्छे से पता है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? 1958 में किया गया था। टीचर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, उससे उनकी रिटायरमेंट की एज 62 ईयर हो जाती है, 60 से बढ़ करके, और उन्हें ट्रेन में, बसों में भी छूट मिलती है किराए में। तो इस तरीके से अगर कोई शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लेता है तो उसे बहुत सारी चीजें बेनिफिट के रूप में उससे मिलती हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45 में किया गया है। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप यहाँ पर देखिए 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ? तो 15 अगस्त 1995 में आपको अच्छे से पता है पोषाहार वितरण योजना या मिड डे मील योजना, मध्याह्न योजना योजना का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधित क्या सुझाव दिए थे? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी का? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 60 है, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? तो हंटर कमीशन आपको पता है 1882-83 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे और इसे हम कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार कोई ढंग से कोई आयोग बनाया गया था, इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। जबकि उससे पहले लॉर्ड मैकाले और वुड के घोषणा पत्र भी आए थे, लेकिन उन्हें हम नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हंटर था, उसने ये कहा कि भारतीयों की शिक्षा की बात है तो इसकी बागडोर भारतीयों को ही सौंपी जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग का गठन 1964-1966 में हुआ था। आप खुद देखिए कि कितनी बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? आचार्य राममूर्ति समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। तो ये बनाई गई थी दोस्तों 16 दिसंबर 1990 को। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति ने, एनसीईआरटी कार्यदल ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने या फिर उपयुक्त तीनों ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं? बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? आपको अच्छे से पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-1988 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही इसका प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो, चाहे संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, ये सभी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बालकों के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा NPEGEL जो योजना है वो भी कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए है। तो 1 से 8 तक की शिक्षा आप याद रखिए। केवल जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये 6, 7 और 8 की बालिकाओं के लिए है। बाकी जितनी भी योजनाएं आप देखोगे वो सभी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया? व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक भाषा कौशल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, पोषाहार वितरण योजना या MDM को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था? नामांकन, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल में, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन आ, नामांकन संख्या बच्चों की बढ़ाने के लिए, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े। क्वेश्चन नंबर 69 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना। क्वेश्चन नंबर 70 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास से भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना, आ व बा दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सा, आ व बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई? अभी आपने देखा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। आप देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। मैंने सभी विषयों के
5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, कम से कम 5 साल के। क्वेश्चन नंबर 73 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? छात्रवृत्ति की योजना, विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं ड्रेस, ये सभी चीजें मिल रही हैं बच्चों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 74 है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या कानपुर में? राइट आंसर है ऑप्शन आ, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश सन 1600 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का मतलब है यहाँ पर कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964-1966 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ? बाल अधिकार का प्रस्ताव कहां पर पारित हुआ था? आपको अच्छे से पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, आप देखिए, समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? तो अनुच्छेद 21 का द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। आप देखिए 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 है, निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको अच्छे से पता है, इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था, या निस्यंदन का सिद्धांत। आपको अच्छे से समझाया भी है मैंने इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 83 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं सभी के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीईपी, बेसिक शिक्षा परियोजना या बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है? मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसे 23 खंडों में बांटा गया है, याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसे 12 खंडों में बांटा गया। तो आप दोनों को मिक्स मत करिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? आपको अच्छे से पता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद बनी थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, एनपीईजीईएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? एनपीईजीईएल अभी मैंने बताया है कि केवल और केवल कस्तूरबा गांधी विद्यालय, क्योंकि ये 6, 7, 8 की बालिकाओं के लिए, इसको छोड़ करके बाकी सभी योजनाएं कक्षा 1 से 8 तक की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 89 है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं? यूएनडीपी, यूएनएसपीए या फिर यूनिसेफ या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूरा करवा दिया। सभी विषयों का एक एक वीडियो बना है जिसमें हमने उस पूरे विषय का सिलेबस खत्म कर दिया है। आपके 7 विषय सेकेंड सेमेस्टर के हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो भी आपके पास समय है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है अगर आप उन वीडियोस को एग्जाम में दे करके जाते हैं। आपको अच्छे से पता है, हमने पूरा राजन सीरीज पढ़ाया है, पूरा पवन सीरीज अपने चैनल पर पढ़ाया है। हर एक विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, हर एक विषय का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देखिए। खासकर इंग्लिश विषय के लिए हमने टॉप 100 क्वेश्चन बनाए हैं। इंग्लिश विषय को एक ही वीडियो में खत्म किया है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की तैयारी अच्छी से अच्छी करवा दें हम, ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं तो अपना बेहतर दे करके आए। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों, सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर आई बटन क्लिक करके, यहाँ पर आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और अपने विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं हमारे चैनल से। हमारी पूरी कोशिश है कि आप में से हर एक बच्चा अपना बेस्ट स्कोर करके आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हमारे चैनल से, तो मैंने खुद कॉपी लिख करके आप लोगों को बताया है कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखनी है। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख करके जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप देख करके जाएंगे और एग्जाम में अच्छा करके ही आएंगे। तो दोस्तों प्लीज ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स के पास, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।